कैमरामैन याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जुतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के मैच के हवाले से। आईसीसी काफ़ी परेशान नज़र आ रहा है और आईसीसी का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान से दरख्वास्त की जाएगी किसी तरीके से पाकिस्तान और भारत का मैच जो है वो मुमकिन बनाया जा सके। गुज़िश्ता रोज़ भी मीटिंग हुई आईसीसी की और अब जो है कुछ बड़ी पेशरफ्त जो है वो हो सकती है आगे जाके। इस मामले पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात हुए और लेकिन मुज़ाकरात के साथ साथ ये भी खबरें सामने आती रही कि मुज़ाकरात काफ़ी मुस्बत रहे हैं और आने वाले जुम्मे जो दूसरा दौर शुरू होगा इन मुज़ाकरात का, उसमें शायद कुछ अहम और बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। सदर ट्रंप की जानिब से ये स्टेटमेंट्स दी गई, लेकिन इसके साथ ही साथ हमने देखा कि कुछ अस्करी इशारे भी अमेरिका की जानिब से दिए गए। अमरीकी वफ़द जो था वो F-35 के सामने खड़ा नज़र आया, एक तस्वीर भी सामने आई और उसके बाद हमने देखा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा की भी जंगी जहाज़ में तस्वीर सामने आई। तो ये दोनों तरफ से जंगी इशारे देने का क्या मकसद है, इस मामले पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे सऊदी अरब में पाकिस्तान के IT माहिरीन के लिए कुछ नई और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो सामने आई हैं, किस तरह से पाकिस्तानी से फ़ायदा उठा सकते हैं, इस मामले पर भी शो में बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम सबसे पहले बात करेंगे पाक भारत मैच इस वक्त तवज्जो का मरकज़ बन गया और आईसीसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है और आईसीसी इस वक्त कोशिशें जो हैं अपनी तेज़ कर दी हैं। आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन पाकिस्तान के दौरे पर हैं और इसको मुमकिन बनाने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एफर्ट जो है वो की जा रही है। इस मामले पर बात करते हैं। इरफान ज़हीर स्पोर्ट्स तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा ये जो अहम मीटिंग जो है जूम पर हमने देखा कि हुई और उसके क्या अभी तक असरात नज़र आए हैं और अभी आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन भी पाकिस्तान के दौरे पर हैं, इस हवाले से क्या कोई बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है? बिल्कुल, इसमें दोनों हजरात आ चुके हैं जी। एक तो अमीनुल इस्लाम आ चुके हैं जो कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं, हेड हैं, वो चेयरमैन वो आ चुके हैं। दूसरा जो इमरान ख्वाजा हैं, ये आईसीसी के डिप्टी चेयर हैं और साथ ये जो सिंगापुर बोर्ड है उसके भी हेड है। तो ये दो शख्सियात ऐसी आई और तीसरा एक और शख्सियत भी है जो मुबशर उस्मानी है, वो भी इसका समहाउ पार्ट है। वो शायद वो भी हो सकता है कि ज्वाइन करे। वो यूएई बोर्ड के हेड हैं। तो ये आपने अक्सर देखा भी होगा जब भी पाकिस्तान यूएई जाता है या मोहसिन नकवी साहब जाते हैं तो उधर मौजूद होते हैं ये मुबशर उस्मानी और इमरान ख्वाजा। ये दो ऐसी शख्सियात हैं जिनकी इंडियन क्रिकेट बोर्ड और खास तौर पे जय शाह के साथ बड़े क्लोज उनके मरासम है और इनके मोहसिन नकवी साहब के साथ भी बड़े अच्छे टर्म्स हैं। इसीलिए इन दो शख्सियात को चूज किया गया कि आप आ जाइए और इसको किसी तरह रिजॉल्व करें और इसको एमिकेबली सॉर्ट आउट करना चाहिए। दूसरा ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ऑब्वियसली इसलिए आया कि जिस तरह उनको एक लम्हे के अंदर आपने साइडलाइन कर दिया, एक लॉ के होते हुए, एक प्रेसिडेंट के होते हुए आपने उनकी बात नहीं सुनी और आपने उनको किसी तरह कंसिडरेशन में ना लाते हुए साइडलाइन किया। तो इसीलिए पाकिस्तान अपना जो मौकफ रखेगा तो उनको भी साथ बिठाना चाह रहे हैं ताकि इसका कोई एमिकेबली रेजोल्यूशन की तरफ जाया जाए। फर्दर मोर ये है कि अब इसका होना क्या चाहिए। जो मेरे सोर्सेज के मुताबिक 3 पॉइंट मेन है जिसपे पाकिस्तान बात करेगा। एक तो वो पॉइंट है जिसपे कोई बात नहीं कर रहा, वो रेवेन्यू शेयरिंग है, क्योंकि आईसीसी को मालूम है कि इस मैच से $500+ मिलियन आना है और पाकिस्तान को इसके में से शेयर जो मिलता है वो $25 से $30 मिलियन मिलता है, जबकि भारत को टेंटेटिव $230 मिलियन इसमें से मिलता है। तो पाकिस्तान ये भी बात जरूर करेगा कि जब आपको हमारे साथ मैच खेल के इतना पैसा मिल रहा है तो ये कैसे पॉसिबल है कि 75-80% शेयर आप ले और हमें जिसमें से 20 या 25% शेयर मिले। तो पाकिस्तान उसको भी कहीं ना कहीं इंप्रूव करवाना चाह रहा है। आल दो के भारत का और आईसीसी का क्लेम है कि रेवेन्यू सारा ज्यादा इंडिया से आता है, स्पॉन्सर इंडिया के, बट इट डजंट मेक सेंस कि जब दो टीमें हैं तो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए या करीब तर मार्जिन होना चाहिए। नंबर सेकंड, ओबियसली आप बांग्लादेश की मौकफ आपका है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जिस तरह साइडलाइन किया और आईसीसी का जो रोल है वो हाईजैक्ड है, वो न्यूट्रलाइज करने की आप कोशिश करेंगे कि इक्वालिटी के ऊपर आके काम करें। वो जो अब्यूज ऑफ पावर की बात करते हैं कि आपके पास पैसा है तो आप जो चाहे इनकी बात मानेंगे और वो करते चले जाएंगे, ये नहीं होना इरफान चाहिए। इरफान साहब पाकिस्तान का क्रिकेट स्टांस ये इरफान जी। इरफान साहब, हमारे वाकफान हाल जो हैं उनका ये कहना है कि आईसीसी जो जिस तरह से वो बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए से पाकिस्तान को ये इंदिया दे चुका है पीसीबी को कि हम बांग्लादेश को जो है वो उसका जो माली नुकसान है उसको भी पूरा करने के लिए तैयार हैं और हम इस कंपनसेट करने के लिए भी तैयार हैं कि आगे बांग्लादेश को किसी इवेंट की मेज़बानी दे दी जाए और आप ये टूर्नामेंट ख़राब ना करें। तो पाकिस्तान जो है, इसीलिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी यहाँ उनके नुमाइंदे को भी बुलाया गया कि ताकि बांग्लादेश के सामने ये सारी बात हो और पाकिस्तान अगर ये मामला तय पा जाते हैं तो फिर
पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ अपना मैच खेल लेगा, क्योंकि ज़राए के मुताबिक जो ख़बरें आ रही हैं उनके मुताबिक जय शाह और संजोग गुप्ता ने मुकेश अंबानी से जो मुलाकात की है उस हवाले से भी बड़ी खबरें हैं कि उन्होंने कह दिया कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होता तो फिर अंबानी का जियो स्टार आईसीसी को अदालत में लेके जाएगा। तो इस सारी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि जब ब्रॉडकास्टर भी सब एक तरफ हों और ये सब मामलात हों तो फिर कहीं ना कहीं तो आईसीसी को घुटने टेकना ही होंगे? ये आपने काफी हद तक इमरान साहब खुद ही बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, ऐसे ही है ये। इसमें मुकेश अंबानी ने भी मीटिंग की है जय शाह के साथ, और इनके जो नरेंद्र मोदी हैं पीएम जो है उन्होंने भी मीटिंग की है, उन्होंने भी बात की है कि ये आप होस्ट होते हुए ये इवेंट का क्या करवा दिया आपने कि बांग्लादेश आउट हो गया है, पाकिस्तान पहले ही नहीं आ रहा था, वीजों का अलहदा मसला है, तो एक शख्सियत की वजह से इतने ज्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ रहे हैं। तो जो आपने बात ब्रॉडकास्टर की, आपको याद होगा एशिया कप हमने वर्ल्ड वॉर के बाद खेला, शेक हैंड नहीं हो रहे, एक तरफ से देखा नहीं जा रहा, प्लेयर इशारे कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्पीचेस हो रही हैं, उसके अंदर भी आईसीसी जो था वो वो पार्टी बना बीसीसीआई के साथ। और आपने जो बाद में इम्पोजिशन देखी, इम्प्लीकेशन देखी, सजाएं आई, वो ऐसी थी कि सबको न्यूट्रल न्यूट्रल करके रख दिया। हालांकि उनके कैप्टन की हरकत और हमारे प्लेयर की हरकत में जमीन आसमान का फर्क था। और एक चीज आपने इनिशिएट की, एक रिएक्शन है, दोनों सेम भी नहीं हो सकती। दूसरा ये है कि आपने जब बांग्लादेश को, आप ओबियसली आप कंपनसेट की भी बात करेंगे, और जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे सोर्सेज भी यही बता रहे हैं कि उनको किसी तरह राजी करना है और किसी भी दरमियान में खड़ा होकर कहेगा कि हाँ जी ये शराइत इनको कंपनसेट करें। लेकिन पीसीबी साथ ये जरूर करेगा कि किसी तरह अपने बॉडी को आगे न्यूट्रलाइज रखें। ये अगर आप पार्टी बनेंगे और हर जगह पे हमें डेंट करेंगे या क्रिकेट को डेंट करेंगे, स्पिरिट को डैमेज करेंगे, तो ये अब होने वाला नहीं है। अच्छा इरफान, पीसीबी का ये स्टांस है और वो रोका सिर्फ पैसे की सूरत में जा सकता है इनको। अच्छा इरफान, आईसीसी ने अमेरिका से भी दरख्वास्त की है कि वो इसमें इंटरफेयर करें और पाकिस्तान जा करें कि 15 फरवरी का जो मैच है पाकिस्तान भारत के दरमियान होने जा रहा है वो पॉसिबल हो सके। तो इस बारे में भी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल है, ये इस पे ये बिल्कुल सोर्सेज कंफर्म करते हैं कि उन्होंने वज़ीर ख़ारजा के थ्रू ये कांटेक्ट किया है। अब पॉइंट ये है कि पहले ये हमें कहते रहे, इनके जर्नलिस्ट भी और इनका मीडिया सब कहते रहे कि पाकिस्तान के अंदर हिम्मत है तो बाइकआउट करे। तो जब कर दिया तो अब स्यापा पड़ गया इन सबको, और ये रिएक्शन आप सबके सामने है। क्योंकि मसला सिर्फ बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि वो पैसे का है, फाइनेंशियल लॉस जो है ना जी, वो कोई भी बेयर नहीं कर पाएगा। और जिस तरह इमरान साहब ने कहा कि वो जो जियो स्टार है वो इनको डेफिनेटली कोर्ट में लेके जाएगा। मैं जो बात कर रहा था, वॉर के बावजूद जो 3 मैचेस आपने खेले वो ब्रॉडकास्टर के कहने पे खेले, आप तो बात करना गवारा नहीं कर रहे, शेक हैंड नहीं कर रहे, वॉर से बड़ा तो कोई चीज नहीं है। डिस्पाइट ऑफ इट आपको एसीसीए ने मजबूर किया कि आप मैचेस खेले। वो क्या थी रीजन? आपका कॉन्ट्रैक्ट था। तो आईसीसी का तो उससे भी मल्टीपल आप उसको 50 से कर ले, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। और जो रेवेन्यू है, अगर 2 टीमें इंडिया किसी और कंट्री के साथ खेलता है या XYZ टीमें खेलती है तो 10 से 15 मिलियन डॉलर आपने कमाना है। पाकिस्तान इंडिया मैच के अंदर अप टू $500 मिलियन है, जो कि लेटर ऑन और एक्सीड कर सकता है अगर ये क्लोज कॉन्टेस्ट हो जाता है, मुकाबला जरा सख्त हो जाता है, ज्यादा तगड़ा होता है, तो आपने $100 मिलियन इससे ऊपर भी प्लस कर लें आप, ठीक है, जो आपको सोशल मीडिया की इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू आपने बनना है। तो ये समहाउ ये सारी पैसे की गेम है। पाकिस्तान अगर लॉस खाने को, उन्हें ये कहना चाहिए कि इरफान भाई इस पे जरा थोड़ी सी रोशनी डालें कि जिस तरह से आप ये देखें कि सिंगापुर बोर्ड जो है वो अब इन्वॉल्व है इमरान ख्वाजा की वजह से, दुबई यूएई क्रिकेट बोर्ड इन्वॉल्व है, बांग्लादेश वैसे पार्टी है, श्रीलंकन बोर्ड जो है वो भी ये चाहता है कि पाकिस्तान खेले ताकि, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से उनको वहाँ पे उनकी आमदनी में इजाफा है। तो क्या आप नहीं समझते कि ये शायद मोहसिन नकवी साहब के बोल्ड फैसलों की वजह से, उनके दबंग फैसलों की वजह से आईसीसी जो है उसको भी अब देखना पड़ेगा कि सिर्फ बिग 3 को ही देखना है या दूसरे ममालिक को भी करना, नहीं तो अदरवाइज आईसीसी भी टूटने का खतरा है। ये 100% ठीक बात आप कर रहे हैं। ये मेरे सोर्सेज के मुताबिक कि जो शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं पहले होना चाहिए था, पॉलिटिकली डिप्लोमेसी शुरू कर दी है पीसीबी ने। मोहसिन नकवी साहब से आप क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो कहीं आप डिफरेंस उनसे कर सकते हैं, आपको पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, बट जो डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट की बात मैं करता हूँ, उसमें उनको 100/100 है। जिस तरह उन्होंने पहली दफा उन्होंने आपको हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करवा के दिया, पहले तो भारत तो कर लेता था, पाकिस्तान तो इस पोजीशन में कभी गया ही नहीं। हमारी वुमेन लास्ट ईयर श्रीलंका में मैचेस खेल के आई है, अभी हमारी मैन टीम खेल रही है श्रीलंका में।
ये पहले पास में कभी नहीं हुआ। अब जिस तरह उन्होंने ट्रॉफी के लिए कहा जी हमने नहीं रिसीव करनी, उन्होंने कहा मैं देता भी नहीं हूँ। पहले क्या आप समझते हैं कोई हमारा चेयरमैन इतना स्ट्रांग था, तगड़ा था कि जो ऐसे आंखों में आंखें डाल के बात करे? खास तौर पे इस मैच के अंदर देखें ना, पाकिस्तान को जो एनुअल रेवेन्यू है वो भी $35 मिलियन है, और इधर आपके स्टेडियम चल रहे हैं कुछ है। अगर लेट्स अज्यूम ये मैच नहीं होता तो ये देखें कितनी बड़ी दिलेरी है मोहसिन नकवी साहब की भी और पीएम साहब की भी कि अपने प्रिंसिपल स्टांस के ऊपर आके उन्होंने पैसे को साइडलाइन किया। पहले तो आप इसीलिए कंप्रोमाइज करते रहे कि आपके जितने भी पहले चेयरमैन गुजरे हैं वो कहीं ना कहीं ये कहते थे यार इतना ज्यादा रेवेन्यू है, ये छोड़ दिया तो हम तो डिफॉल्टर ना हो जाए, हम कैसे चला पाएंगे अपना सिस्टम। तो ये इनकी करेज को सलूट है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, और शायद इसी वजह से पूरी कौम उनको ये इसको बैक भी कर रही है, उनके पीछे भी खड़ी है। तो ये उनके क्रेडिट पे चीज है। और ये इनका आना, ये निगोशिएट करना, ये आपके ख्याल में इमरान साहब पहले कभी पॉसिबल हुआ है कि ये आपसे बात करने या डायलॉग करने के लिए आए? ये तो डिसीजन सादर करते हैं कि हमने ये डिसीजन ले लिया, ये माने सारे। ये तो पहली दफा हो रहा है कि आप बात कर रहे हो। आप देखें ना, मार्क बुचर का स्टेटमेंट परसों आया, कल नासिर हुसैन का आया, इसी तरह दो तीन और माइकल थर्टन का आपने सुना। तो अब ये सारी दुनिया आपके स्टांस को बैक करना शुरू होगी और वो कहने पे मजबूर हो गई कि पाकिस्तान की जो बात कर रहा है वो 100% ठीक है। मेरा ख्याल है बांग्लादेश को भी थोड़ा बोल्ड आना चाहिए था। बांग्लादेश ने इस डिसीजन को एक्सेप्ट किया है। बांग्लादेश को एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इनकी आईसीसी की अपनी भी एक ट्रिब्यूनल है इनका जो कि न्यूट्रल है, पहले उसमें लेके जाते, क्योंकि आपका केस इतना स्ट्रांग था, आपके अगेंस्ट जा ही नहीं सकता था। दूसरा ये है कि अगर वो ना मानते तो आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते। श्रीलंका की आपने इमरान भाई बात की, श्रीलंकन बोर्ड आज अपनी बात कर रहा है जी फॉरेन एक्सचेंज का लॉस होगा, हमें गेट मनी नहीं आनी। तो श्रीलंका से ये पूछना चाहिए, आल्दो के हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, हमेशा उन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमने उनको सपोर्ट किया, लेकिन जब ये वोटिंग हुई है इस मसले को लेके तो इन्होंने भारत को वोट क्यों दिया है? इन्होंने उस टाइम पे पाकिस्तान या बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं खड़े रहे? तो ये अब बावर कराने के लिए जब आप किसी को प्यार से समझाते हैं, फिर गुस्से से समझाते हैं, जब नहीं मानता तो फिर आप उसको फाइनेंशियल हिट मारते हैं, कहीं ना कहीं तो उसकी ब्रेक लगानी है ना। तो पाकिस्तान इस टाइम इस मसले को लीड कर रहा है, फ्रंट पे लीड कर रहा है। ग्रेजुअली एक्स क्रिकेटर भी खड़े होना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान के साथ, वो डायलॉग की पोजीशन में आ गए जो कि पहले कभी नहीं था। और आई एम प्रीटी श्योर कि अगर हमारा बोर्ड थोड़ा सा एंगेजमेंट ज्यादा सीरियस लेवल पे बनाए, जो आपने बात की एक डिफरेंट बोर्ड बन सकता है। मेरे सोर्सेज के मुताबिक ये भी पीसीबी ने काम शुरू कर दिया है कि इस आईसीसी को तहलील करने के लिहाज से एक नई बॉडी भी बनाने के लिए बात की जा रही है कि अगर ये तो बात ही नहीं मानती और वन साइडेड अफेयर चलाती है तो हमें एक ऐसी बॉडी या एंटिटी जो आजाद हो, जो इंडिपेंडेंट हो और वो तमाम के अंदर इक्वालिटी को लेकर चले, ऐसे बोर्ड को बनाने की भी जरूरत है। बिल्कुल, पाकिस्तान ने अहम फैसला किया है और जिस पर यकीनी तौर पे पीसीबी चेयरमैन को दाद देनी बनती है। बहुत शुक्रिया आपका इरफान ज़हीर, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे क्या ईरान और अमरीका के एक दूसरे को अस्करी इशारे जंग का बायस बन सकते हैं? इस पर बात होगी, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने देखा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात जो हैं वो ये खबरें सामने आ रही हैं कि काफ़ी खुशाइन थे और ये भी कहा जा रहा है कि तेहरान के मुतालिबात पर अमेरिका की जानिब से लचक का मुजाहरा किया गया है। इस सारे मामले पर बात करते हैं, सीनियर सहाफ़ी जॉन हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। ईरान के ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जॉन हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि जो मुज़ाकरात थे, इस हवाले से भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव खबरें आ रही हैं कि बड़े खुशाइन मुज़ाकरात जो हैं वो रहे हैं और अब दूसरा दौर जो है, अब लेट्स सी उसमें क्या बड़ी पेशरफ जो है वो सामने आती है। लेकिन एक तरफ जंगी इशारों की भी खबरें सामने आ रही हैं कि अमरीकी वफ्द की भी हमने देखा कि F-35 के साथ तस्वीर सामने आई। फिर ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी भी जंगी जहाज़ में मौजूदगी के हवाले से भी खबरें सामने आई। तो ये जंगी जो इशारे आ रहे हैं, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इस बारे में बताइएगा, और मुज़ाकरात के हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुज़ाकरात ऑल्दो दोनों पार्टीज कह रही हैं कि पॉजिटिव रहे हैं। आई थिंक ये मुज़ाकरात को डिस्कस करने के लिए मुज़ाकरात हो रहे थे, तो नेगोशिएशंस चल रही हैं इस वक्त अगर आप बात करें, क्योंकि फ्रेमवर्क के ऊपर कोई बेसिक अग्रीमेंट अभी तक नहीं हुआ है जहां तक मेरी इत्तला है, और दोनों पार्टीज ने अपनी जो डिमांड्स हैं वो कन्वे कर दी हैं। साथ साथ जो पोस्चरिंग आ रही है ना सिर्फ अमेरिका की तरफ से बल्कि ईरान की भी तरफ से, जो उनकी डिफेंसिव एक्टिविटीज और जो खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल आपने देखा कि उन्होंने इस मौके के ऊपर रिलीज किया, और आपने देखा कि अभी भी ईरान सिग्नलिंग दे रहा है कि कोई अटैक अगर अमेरिका की तरफ से होता है तो उसका जवाब ईरान देगा। तो एक सॉर्ट ऑफ मिसट्रस्ट है और ट्रस्ट बिल्डिंग के ऊपर काम करने की कोशिश कर रही है ये मुल्क के। अमेरिका ने पिछली दफा जिस तरीके से 2018 में JCPOA एग्रीमेंट से विड्रॉ किया,
और बाद में 12 दिन की जंग में जब शुरू में निगोसिएशंस की बात करते हुए इनके ऊपर हमला हो गया, तो ईरान तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहा अमेरिका की किसी बात पे। बट बहरहाल ये अच्छी बात है कि अमेरिका ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। शुरू में रिपोर्ट्स आ रही थी कि अमेरिका ने ईरान को मना कर दिया है वेन्यू चेंज करने से और बोला है दिस इज इट एंड टेक इट और लीव इट, लेकिन वो बहरहाल आए और उन्होंने बात की। तो मेरी नज़र में कोई ऑप्शन नहीं बचा अमेरिका के पास सिवाय इसके कि वो आके अपनी डिमांड्स में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, क्योंकि बैडी बेड़ा वो ले आए हैं और काफी दिनों से वो ओमान के पीछे खड़ा हुआ है और 1 महीने से तकरीबन ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं। तो अमेरिका इस वक्त बहुत बुरी पोजीशन में है, उनको वापस मुड़ना भी उनके लिए जो है वो खतरनाक है और आगे नेगोशिएशन में अपनी डिमांड मीट करवा नहीं पा रहे। अच्छा तो देयर इज नो सोल्यूशन। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि क्या आप समझते हैं कि ईरान के जो मिसाइल प्रोग्राम है ईरान का और बैलिस्टिक मिसाइल के जिस तरह से इन्होंने कामयाब तजर्बे भी किए हैं, तो इससे भी अमेरिका और इसराइल खौफजदा हैं? और जो अभी मुलाकात होने जा रही है प्रेसिडेंट ट्रम्प की और नेतन्याहू की, तो क्या आप समझते हैं कि इसमें ईरानी मिसाइल भी डिस्कस होंगे और इनसे निपटने के लिए शायद ऐलान जंग भी हो जाए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने और नेतन्याहू का आपने पॉइंट आउट किया। 18 फरवरी को नेतन्याहू जो अमेरिका में जा रहा है, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल नो डाउट डेटरेंस क्रिएट किया हुआ है इस वक्त पूरी सिचुएशन में, और इसी वजह से अभी तक अटैक अमेरिका ने नहीं किया है क्योंकि उनको खतरा है कि इतना सिवियर रिस्पांस आ जाएगा ईरान की तरफ से। क्योंकि वी ऑल नो, हमें सबको पता है कि अमेरिका को अगर कोई चीज करनी होती है तो वो बहाने तो यूज करता है ह्यूमन राइट्स के और दूसरी चीजों के, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो जो काम करना होता है विदाउट थिंकिंग अबाउट एनी ऑफ द रीजनल पार्टनर्स वो काम कर लेता है। तो बिल्कुल ईरान का मिसाइल प्रोग्राम जो है वही चीज है जिसने रोक के रखा हुआ है अमेरिकन अटैक्स को। नेतन्याहू जो जा रहा है 18 तारीख को, उसका बड़ा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो मुझे लगता है कि होगा। यहाँ पे आप देखेंगे 10 दिन बाद 18 फरवरी को आप देखेंगे ईरान के अंदर दोबारा प्रोटेस्ट की आवाजें उठेंगी और दोबारा बताया जाएगा कि ईरान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हो सकता है मैं आपसे उस वक्त भी बात कर रहा हूँ, लेकिन नेतन्याहू। अगला सवाल मैं आपसे यही पूछने जा रहा था कि बाजार बुजुर्ग के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि वहाँ के कुछ ताजर जो हैं वो शहीद होने वालों ताजरों की याद में इकट्ठ करना चाहते हैं, तो क्या शर्पसंद तो अभी भी ईरान में मौजूद हैं और वो इंडियन एजेंट हों या इसराइली एजेंट हों वो तो अभी वहाँ पे मौजूद हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या इस सूरत हाल को एक दफ़ा फिर प्रोवोक किया जा सकता है इसराइल और अमेरिका की तरफ से? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रोवोक किया जा सकता है और मेरे ख्याल में प्रोवोक किया जाएगा और दोबारा यहाँ पे प्रोटेस्ट होंगे। और ताजरों की जो सेंट्रल कमेटी है उन्होंने तो कोई फैसला नहीं दिया, लेकिन बहरहाल प्लानिंग हुई भी है यहाँ पे कि प्रोटेस्ट दोबारा स्टार्ट किए जाएंगे उस वक्त जब नेतन्याहू ट्रम्प के साथ होगा। और मुझे लगता है कि ये आखिरी एक दफा और जो गलत फहमियां ट्रम्प साहब को नेतन्याहू पहना रहे हैं वो एक दफा और टेस्ट किया जाएगा और साथ ही साथ देखा जाएगा कि अगर इतना रिस्पांस आता है तो शायद अमेरिका किसी मिलिट्री ऑप्शन को एक्सरसाइज कर ले, लेकिन उसमें भी देखना पड़ेगा कि कितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं इस पूरी सिचुएशन में रिस्पांस को। हमने देखा जब पहले एहतजाज हुए वो भी काफी लंबे अरसे तक जारी रहे और फिर जाहिर उससे काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ। अब दोबारा से जो एक नए एहतजाज की लहर आ रही है, क्या समझते हैं इसके क्या मुमकिन नताइज आगे जाके फेस करने पड़ सकते हैं? और सदर ट्रम्प का जो एक रिजीम चेंज रेटरिक है वो क्या आने वाले टाइम में मुमकिन हो सकता है? देखिए, रिजीम चेंज तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है। रिजीम चेंज ईरान के अंदर बहुत बिल्कुल ही नामुमकिन के बराबर है क्योंकि इन्होंने हर चीज ट्राई कर ली है। अगर हम रैशनली इस चीज को एवेल्युएट करें, लीडरशिप को इन्होंने 12 दिन की जंग में खत्म किया, उससे कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगाई, उससे बिल्कुल प्रोटेस्ट तो हुए, लोगों को परेशानी जरूर हुई, लेकिन इस हद तक नहीं मूव किया गया कि रिजीम चेंज कोट अनकोट हो सके यहाँ पे। इनफैक्ट जो सेंटिमेंट्स हैं अमेरिका के खिलाफ वो आहिस्ता आहिस्ता आवाम के अंदर और ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि वो इसको एज एक्ट ऑफ फॉरेन इंटरफेरेंस और एज एन एक्ट ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट देख रहे हैं आवाम के ऊपर। तो रिजीम चेंज का तो सवाल पैदा नहीं होता। अगर वो ग्राउंड पे भी आ जाए, बूट्स ऑन ग्राउंड भी हो जाए, तो भी आई डोंट थिंक कि किसी भी तरीके से अमेरिका सक्सेसफुल होगा इस वेंचर के अंदर, क्योंकि ईरान की हिस्ट्री रही है जंगों में। जी जॉन हुसैन साहब, आपने अभी ईरानी अवाम का जिक्र किया क्योंकि सारा दिन सड़कों पे घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, बाजारों में जाते हैं। ईरानी कौम जो है बहसीयत कौम, उसकी पल्स इस वक्त क्या है? एक जर्नलिस्ट की नज़र से आप क्या समझते हैं कि ईरान का एक आम शख्स, एक आम शहरी अमेरिका के साथ जंग के हवाले से क्या सोचता है, उसमें क्या एनर्जी है? देखिए, ईरान की आवाम बहुत ज्यादा नेशनलिस्टिक है, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है। 3500 साल की इनकी डोमेस्टिक हिस्ट्री है, एक सिविलाइजेशन है
और अवाम को यही जो मैं देखता हूं, अवाम के अंदर यही सेंटिमेंट है कि हम इतने सालों से हमने बात करने की कोशिश की अमेरिका के साथ, और सब कुछ होने के बावजूद अमेरिका ने जो है वो बैकस्टैप किया अकॉर्डिंग टू द ईरानियंस। तो ईरानी अवाम जो है वो बिल्कुल भी अब सपोर्ट में नहीं रही है अमेरिका के किसी भी सेंटिमेंट के अंदर। इनफैक्ट जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो भी सपोर्ट में आ जाती हैं फॉर द गवर्नमेंट, और जो चाह भी रहा होता है कि चीजें चेंज हो वो साइड पे हो जाता है, क्योंकि अमेरिका को जाहिर सी बात है उन्होंने टेस्ट करके देख लिया है। तो अवाम यहाँ पे जंगें देख चुकी है, यहाँ पे शहादतें लोगों ने दी हैं, और उन शहादतों को ये सेलिब्रेट करते हैं। आप अगर तेहरान की रोडों पे जाएं तो आपको बड़े बड़े म्यूरल्स नजर आएंगे जो लोगों ने खुद पेंट किए हैं शहीदों के लिए। आपको नजर आएगा कि कब्रिस्तानों में लोग रोजाना बैठ के शहीदों को याद करते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं। तो आई डोंट थिंक के सेंटिमेंट उस तरीके का है कि कोई भी अग्रेशन को बर्दाश्त किया जाएगा ईरानी अवाम की तरफ से। अच्छा, ये भी बताइएगा जॉन हुसैन, जिस तरह से हमने देखा कि अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं माहौल चाहता था वेनेजुएला जैसा ईरान में भी बनाना, लेकिन वो अब उस तरह से मुमकिन नहीं हो सका। हमने मुज़ाकरात में बड़ा उनकी फ्लेक्सिबिलिटी देखी है, यूरेनियम की अफजूदगी के हवाले से भी उन्होंने ईरान के मौक़िफ़ को अंडरस्टैंड किया है, फिर मिज़ाइलों के हवाले से बात नहीं की। ये बड़ा अहम पॉइंट है। तो फिर इसका मतलब है कि अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं खौफजदा और प्रेशर में है कि जंग की तरफ ना जाया जा सके, क्योंकि नुकसान तो फिर दोनों तरफ होगा। बिल्कुल आपने सही बात की। अमेरिका को तासुर ये दिया गया था नेतन्याहू की तरफ से कि आप जरा अपनी फोर्सेस भेजें और ईरान प्रेशर में आके सबमिट कर देगा। अनफॉर्चुनेटली दैट डिडंट प्ले आउट वेल। ईरान ने नेवल अपनी ड्रिल स्टार्ट कर दी, साथ ही साथ ओमान के पीछे खड़ा कर दिया उन्होंने अपना बेड़ी बेड़ा और बातें करना शुरू कर दी। जबकि आईआरजीसी को उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ, फिर भी उनको कहा कि प्लीज आप नेवल ड्रिल्स कर रहे हैं तो प्रोफेशनली कंडक्ट करें। तो बातें इसमें काफी हुई हैं, बोला ज्यादा गया है, लेकिन अमेरिका इस वक्त शदीद प्रेशर के अंदर है। और ट्रम्प साहब को जो गलत फहमियां दिलाई गई हैं इसराइल की तरफ से, वो भी आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक वो रियलाइज कर रहे हैं कि किस तरीके से फंसाया जा रहा है अमेरिका को उस जंग में जिस जंग में उनको नहीं जाना। तो फ्लेक्सिबिलिटी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इनको या तो फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा या तो खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा, और खाली हाथ ही वापस जा नहीं सकते या जाना नहीं चाहते। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि जिस तरह से आपने होम्स में रूस और चीन के साथ मिल के मशकें की गई, और एटमी प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो तो इतनी है कि खुद अमेरिका के जो माहिरीन है वो कहते हैं कि ईरान अगर चाहे तो 10 एटम बम बना सकता है। तो कहीं ना कहीं तो ये अमेरिका के अंदर भी खौफ मौजूद है, इसराइल के यहाँ भी, कि कहीं ईरान ने बना ही ना लिया हो। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि वो इतना क्यों इस हवाले से ईरान पे एतबार नहीं करते? देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिका को मुझे लगता है कि पता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा। 1995 से नेतन्याहू कहता हुआ आ रहा है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, और ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाना होता तो काफी टाइम पहले ईरान बना चुका होता। ये सारे एक्सक्यूजेस, बहाने, न्यूक्लियर वेपन्स और प्रोटेस्टर्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये सारे बहाने सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए, और वो मकसद है कोट अनकोट रेजिम चेंज, कि किसी तरीके से ईरान के अंदर जो इस्लामी निज़ाम है उसको खत्म किया जाए, टेबल्स को टर्न किया जाए, और अमेरिका फ्रेंडली या इसराइल फ्रेंडली हुकूमत यहाँ पे प्लेस की जाए, या इनफैक्ट अगर ना प्लेस हो तो ईरान को लिबिया की तरह रखा जाए एनआरकी के अंदर, या इसको बाल्कनाइज किया जाए किसी तरीके से। तो आई थिंक कि ये सब न्यूक्लियर प्रोग्राम वाली बातें भी अमेरिका समझता है। एट द सेम टाइम ईरान तो कंप्लाई कर रहा है, आईएईए की कंप्लायंस रही है ईरान के साथ, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर है ईरान। तो ईरान का सबको पता है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा। अगर आप उनकी इंडिपेंडेंट असेसमेंट्स भी देखें, डिफेंस इंटेलिजेंस असेसमेंट्स देखें, सीआईए की असेसमेंट्स देखें, तो आई डोंट थिंक कि अमेरिका इस बात को जो है वो सीरियसली लेता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाएगा। आई थिंक वो एक कवर है फॉर कोट अनकोट रेजिम चेंज। अच्छा जॉन हुसैन, ये भी बताइएगा, हमने देखा कि जिस तरह से अमेरिका ने तैयारियां की, मशरक़ वस्ता में फ़ौजें भी पहुंचा दी, जंगी बेड़े भी पहुंचा दिए, फिर सदर ट्रंप की जानिब से धमकियां भी सामने आई, फिर अब मुज़ाकरात की टेबल पर भी बैठ गए हैं। तो अमेरिका जिस तरह से बैकफुट पर गया है, क्या आप समझते हैं कि इसमें खलीजी ममालिक, खलीजी रियासतों का भी किरदार है? उन्होंने भी कहीं ना कहीं अमेरिका को समझाया है और अमेरिका बैकफुट पर गया है? जी देखिए अमेरिका कभी भी रीजनल पार्टनर्स, बिल्कुल सही बात है कि रीजनल पार्टनर्स ने इसके अंदर रोल प्ले किया है, उन्होंने प्रेशराइज किया है, बट आई थिंक प्राइमरीली जो रीजन है उनके अमेरिका के पीछे हटने का, वो इटसेल्फ ईरान की जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी है उससे लिंक्ड है। अगर ईरान के पास मिसाइल्स ना होते, अगर ईरान के पास कोई प्रोग्राम ना होता जिसके थ्रू अपने आप को डिफेंड कर सके, तो यहाँ पे आपको नजर आता कि जो मुल्क हैं जो ईरान को, जाहिर है जो गल्फ स्टेट्स हैं, वो भी इतना खुल के ईरान के सपोर्ट में बाहर नहीं आते। बल्कि इस दफा ईरान ने चूंकि बोल दिया है कि आपके ऊपर हम अटैक करेंगे और तैयारी के साथ ईरान बैठा हुआ है, तो आई थिंक ये स्टेट्स जो है वो मोबिलाइज हुए हैं किसी भी रीजनल टेंशन को अवॉइड करने के लिए। एंड आई थिंक रीजनल टेंशन को अवॉइड करने के लिए मामला जो हैं वो कहीं सेटल डाउन होने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, सीनियर सहाफ़ी जॉन हुसैन हमारे साथ मौजूद थे।
इमरान साहब, आपसे ये जानना बड़ा ज़रूरी है, जिस तरह जॉन हुसैन साहब ने हमें मशरक़ वस्ता की कंडीशन के बारे में बताया। हमने देखा ख्वाजा आसिफ जो हैं सरकारी दौरे पर रियाद गए हैं, जहां वो सऊदी डिफेंस शो में शिरकत करेंगे, और इस डिफेंस शो की अरब दुनिया और ख़ित्ते के लिए क्या अहमियत होगी, क्या सिग्निफिकेंस होगी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ज़ैनब देखिए, बात सीधी सी है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो किसी से भी ढके छुपे नहीं। दूसरी बात यह है कि अब आपका उनके साथ एक दिफाई मुआहदा भी है, और अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मुल्क अपने डिफेंस पे खर्च करता है वो सऊदी अरब है। तो अब सऊदीया जो है, जब वहाँ पे डिफेंस शो है तो उसमें उस मुआहदे के बाद ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का हुआ है, तो वहाँ पे ख्वाजा आसिफ साहब का होना, जो पाकिस्तानी वज़ीर दिफा हैं, बड़ा सिग्निफिकेंट है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ पे सिर्फ सऊदीया ही नहीं बल्कि तकरीबन तमाम अरब ममालिक जो हैं उनके लोग मौजूद होंगे, उनके वफूद मौजूद होंगे, और मैं ये समझता हूँ कि इससे एक ये तासुर भी होगा कि पाकिस्तान और सऊदीया जो है वो मिल के डिफेंस पे इकट्ठे काम कर रहे हैं। अच्छा इमरान साहब, पाकिस्तान सऊदीया के ताल्लुकात माशाल्लाह से बड़े बेहतर तरीके से आगे बढ़े हैं। हमारे तिजारती मुआहदे भी हुए, दिफाई मुआहदे भी हमारे बड़े ज़बरदस्त कामयाबी तरीके से आगे बढ़े हैं। अब क्या समझते हैं कि जिस तरह से ये ख्वाजा साहब भी वहाँ पर दौरे पर हैं, तो इस दौरे के बाद हमारे जो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात है वो उसमें क्या मज़ीद बड़ी अहम पेशरफ जो है वो आगे जाके हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से जब भी कोई हुकूमती वफद या वज़ीर या वज़ीर आज़म या इवन चीफ ऑफ डिफेंस सऊदी अरब जाते हैं तो उसके हमेशा मुस्बत नताइज सामने आते हैं। तो ये सारी जो मामलात हैं, मैं ये समझता हूँ कि सऊदीया जो है उसके साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसमें आप देखेंगे कि अगले 1-2 साल में मज़ीद ना सिर्फ बेहतरी आएगी बल्कि सऊदी एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट यहाँ पाकिस्तान में करेंगे, क्योंकि सऊदीया जो है वहाँ उनकी ज़रूरत है और पाकिस्तान के पास लेबर है और सस्ती लेबर है, इसलिए यहाँ पाकिस्तान के साथ बिजनेस करके सऊदीया को इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान में सऊदी अरब की भारी सरमायाकारी के नए इम्कानात पैदा हो रहे हैं, इस मामले पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तानियों के लिए नए रोज़गार के मौका सामने आए हैं। अब जो IT एक्सपर्ट्स हैं वो सऊदी अरब में जाकर नौकरी हासिल कर सकते हैं। इसका क्या तरीक़ाकार होगा और किस तरह से पाकिस्तानी से फ़ायदा उठा सकते हैं, इस मामले पर बात करते हैं। हारून शरीफ माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। हारून शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमने देखा कि वैसे भी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो है सऊदी अरब में रोज़गार कमाते हैं, लेकिन अब ये बड़ी खुशाइन बात है कि IT एक्सपर्ट्स जो हैं ख़ास तौर पर वो भी इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं सऊदी अरब में जाकर। क्या तरीक़ाकार होगा इसका, नौजवान किस तरह से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, इस बारे में ज़रा हमें बताइएगा। जी, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि सऊदी अरब के अंदर खासी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई कर रही है, उनको प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, और टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IT एक ऐसा शोबा है जिसमें वो बड़ी तेज़ी से चीज़ों को बदल रहे हैं। तो पाकिस्तान को उन्होंने एक तरजीही मुल्क के तौर पे अपनी पॉलिसी में आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ से प्रोफेशनल्स को मौके दिए जाएं। बाकी जॉब्स जो हैं वो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में होती हैं, और उसका वही तरीका है कि ऑनलाइन जो जॉब सर्च कंपनीज हैं या ह्यूमन रिसोर्स हेड हंटिंग की फर्म्स हैं वो उनके थ्रू ही अप्लाई करना पड़ेगा प्रोफेशनल्स को। इसमें हुकूमत के थ्रू देयर आर्ट मेनी सिस्टम्स एट द मोमेंट। हारून साहब, पाकिस्तान रीजनल इकोनॉमिक फोरम और सऊदी ब्रिज के दरमियान एक MOU साइन हुआ है। उस तकरीब में वो तस्वीर में देख रहा था, आप भी मौजूद हैं। अब कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरब के साथ मिलके पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा इदारा कायम करने जा रहा है कि जिसके तहत ना सिर्फ सऊदी जो प्राइवेट सेक्टर है वो बल्कि चाइनीज़ प्राइवेट सेक्टर, ये तीनों मिल के यहाँ पे जो है वो सरकार से हट के, क्योंकि सरकार में तो सुरख फीते बहुत होते हैं, तो ये प्राइवेट जो बिजनेस है इसमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी। तो ज़रा इससे भी ये खुशखबरी कौम को ये भी सुनाए ना कि पाकिस्तान को किन सेक्टर में क्या क्या फ़ायदा होगा। सर जी, ये एक अहम डेवलपमेंट है कि बहुत अरसे से जो हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन चला आ रहा है सऊदी अरब के साथ, उसमें हुकूमतों का आपस में एक तल्लुक रहा है, प्राइवेट सेक्टर की कोई एज सच एंगेजमेंट नहीं रही। अब सऊदी अरब जो है वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहा है, तो ये जो पाकिस्तान रीजनल इकोनॉमिक फोरम जिस बॉडी के साथ मैं वाबस्ता हूँ
तो हम उनके साथ पिछले 1.5 साल से निगोशिएशंस कर रहे हैं कि जनाब देखिए, अगर तो आपने अपनी इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाना है तो आपको पाकिस्तान की एक्सपर्टीज से फायदा उठाना चाहिए और आप पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करें। यहां प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा तो आपकी कंपनियां भी खित्ते में, चाइना में, बाकी जगह पाकिस्तान के थ्रू कारोबार कर सकेंगी। अब उन्होंने कोई 3 दिन पहले रियाद में हम ये साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि एक पाकिस्तान सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट ब्रिज इनिशिएटिव के नाम से, कि ये एक ब्रिज है जिसमें बायलैटरल दोनों तरफ, अगर पाकिस्तानी कंपनियां सऊदी अरब में काम करना चाहती हैं तो सऊदी अरब उनको फैसिलिटेट करेगा अपने तरजीही सेक्टर्स में। सऊदीज यहां पाकिस्तान की कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे, जॉइंट वेंचर्स करेंगे ताकि यहां प्रोडक्टिविटी बढ़े और सऊदी जैसे फूड सिक्योरिटी है वो यहां एग्रीकल्चर चीजें बना के इंपोर्ट बैक कर सकें, उससे पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो ये अब पहला इनिशिएटिव है जब प्राइवेट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप की बातचीत ना सिर्फ शुरू हुई है बल्कि 8-10 बहुत स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट भी आइडेंटिफाई हो गए हैं कि 2026 में आपने ये करने हैं। अच्छा जहां सर, आपने चीन का जिक्र किया, चीन के पास टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के पास मैन पावर है, सऊदी अरब की जरूरत है, तो हम इन तीनों को मिला के कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह स्ट्रक्चर 2026 में कर रहे हैं ताकि तीनों ममालिक का फायदा हो सके इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान साहब का भी क्योंकि पाकिस्तान का दौरा मुतवक्को है, तो कुछ माहिरीन जो हैं उनका ये भी मानना है कि माजी में भी, माजी करीब में जिस तरह से सऊदी कुछ वुज़रा पाकिस्तान में आए हैं, फिर बिजनेसमैन भी यहाँ आए, चैम्बर के लोग भी आए, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो वालों ने भी उस पर किया, तो आप क्या समझते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा अगर पाकिस्तान होता है तो उसमें पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट के हवाले से, बिजनेस के हवाले से क्या क्या फ़ायदा जो है वो मिलने की तवक्को है सर? जी देखिए, वली अहद का जो कि प्राइम मिनिस्टर भी हैं, इजराइल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान, वो पहले भी जब आए थे तो इनफैक्ट मैं होस्ट तब था टीम में, उनके आने से एक तो गुडविल का, फील गुड का फैक्टर बहुत अच्छा आता है कि पाकिस्तान में वो तशरीफ लाए। जहां तक सऊदी अरब है वहां क्योंकि हुकूमत का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो टॉप से सिग्नल आता है वो नीचे तक जाता है। अगर वो यहाँ आके अनाउंस करते हैं कुछ सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट, तो प्राइवेट सेक्टर सऊदी अरब की कंपनियां इनकरेज होती हैं और हुकूमत की तरफ से उनको पेटनेज मिलता है। लेकिन जो की चीज जिस पे पहले भी वो कह चुके हैं, बारहा अब भी कहते हैं कि जी हम तो आपके लिए दरवाजा खोल रहे हैं, आप इसके लिए अच्छे प्रोजेक्ट्स लाइए। यहां हुकूमत और एसआईएफसी को काम करना है कि प्रोजेक्ट बनाना हुकूमत का काम नहीं है। वो जैसे मैंने पहले अर्ज किया, वो काम प्राइवेट सेक्टर के इदारों का है। हुकूमत को जो तरजीही सेक्टर्स हैं जैसे ज़राअत है, फूड सिक्योरिटी है, टेक्नोलॉजी है, स्पोर्ट्स है, इनमें प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करके उनसे कहें कि जी उनके लिए आप ऐसे प्रोजेक्ट बनाएं कि जिसमें सऊदी इन्वेस्ट कर सकें और आप चीजें बना के उनको भी बेचें, बाकी दुनिया को भी बेचिए। यहां पर हुकूमत का एक मुझे वीक लिंक हुकूमत दिखता है। का सर हमने देखा कि पाकिस्तान की एक दुरुस्त हिकमत अमली कहीं ना कहीं काम कर गई, जिस तरह से हम सऊदीया के साथ हमारे ताल्लुकात खास तौर पे ये जो बड़ी बड़ी डील सामने आ रही है। लेकिन एक और आपसे सवाल जानना बड़ा ज़रूरी है। हमने देखा कि पिछले दिनों अज़बुक सदर ने अपना जो पाकिस्तान का दौरा किया है उसमें पाकिस्तानी ताजरों के लिए 10 साल टैक्स इस्तिस्ना का ऐलान किया और दोनों ममालिक के दरमियान कई MOU पर भी साइन हुए। इस पर आप क्या कहेंगे, ये कितना मुस्बत और खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए? जी, जो भी खित्ते के ममालिक हैं उनके साथ तजारत बढ़ाना एक खुशाइंद बात है। हमारी पिछले 10 बरस में उज़्बेकिस्तान के साथ तजारत बहुत बड़ी है, काफ़ी 500-600% बड़ी है, लेकिन ओवरऑल नंबर सिर्फ $400 मिलियन है। पहले तो ना होने के बराबर थी। मैं उज़्बेक हुकूमत को, जो शौकत मिर्ज़ाएव हैं, उनको खुद भी एडवाइस करता रहा हूँ, इनके एक्सपर्ट पैनल में भी रहा हूँ। उनका मसला यह है कि वो लैंड लॉक्ड है दोनों तरफ से, उनको एक्सेस नहीं है। तो जब तक ये अफगानिस्तान के थ्रू सड़क की एक्सेस या ट्रेन की एक्सेस नहीं बनती तो मैसिव ट्रेड में बढ़ोतरी जरा मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान के लिए वो जो इंसेंटिव्स दे रहे हैं उसमें तो बेसिकली पाकिस्तान के बिजनेसेस को वो कह रहे हैं कि आप ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान में आके काम कीजिए। तो वो उससे बेहतर ये है कि अगर हम जॉइंट वेंचर्स करें
और कुछ कंपनीज बनाएं, लेकिन ये खित्ते के अंदर उज्बेकिस्तान एक मीडियम साइज अच्छी इकोनॉमी है, लैंडलॉक्ड है, पाकिस्तान के साथ उनके हिस्टोरिकल लिंकेजेस हैं इवन कॉलोनियल टाइम से पहले के। हमें उनके साथ तजारत फैसिलिटेट करनी चाहिए, लेकिन फिर कहूंगा कि ये तजारत करना हुकूमत का काम नहीं है। हुकूमत को अब चाहिए कि कोई बैंक्स को लेकर जाए, वहाँ बैंक खोलें, अपने प्राइवेट सेक्टर के इदारों से कहें कि जी जॉइंट वेंचर करें। उनकी फार्मास्यूटिकल की ज़रूरियात हैं, वो फूड इंपोर्ट करते हैं, उनकी कपड़ों की ज़रूरियात हैं, स्पोर्ट्स में वो बड़े कीन हैं। तो ये हमारे लोग अगर यहाँ से एक्सपोर्ट करें तो यकीनन नए दरवाजे और खुलेंगे। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ये सोना जो है इसकी कुछ समझ नहीं आ रही लोगों को, कभी बहुत ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है। कुछ लोग जो हैं सट्टाबाज, वो कहते हैं जी 10 लाख की आवाज़ है, 10 लाख रुपए तोला जाएगा। आप अपने सर तजर्बे की रोशनी में बताएं कि ये सोना चांदी मिलके करना क्या चाहते हैं? देखिए जी, सोने से ज्यादा बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये है कि ये जो प्रेशियस कमोडिटीज हैं, इनकी कीमतें में ज्यादा क्यों बढ़ोतरी हो रही है, ना कि जो कि इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में आती है, मुल्कों में जाती है। इस वक्त जो रिस्क है दुनिया में, क्योंकि ट्रंप साहब ने टैरिफ की वॉर शुरू कर दी है, मिडिल ईस्ट का एक क्राइसिस है, यूरोप का अपना यूक्रेन का अभी तक सेटल नहीं हुआ है, तो इन्वेस्टर ने पैसा रोका हुआ है। इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म पैसा कमोडिटीज में रख रहा है। सोना उनको सेफ कमोडिटी लगती है, चांदी उनको सेफ कमोडिटी लगती है। तो ज्यादा आपने देखा पिछले दिनों क्रिप्टो करेंसी भी नीचे चली गई है। तो इस सूरत हाल के अंदर बेसिकली ये हो रहा है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक को ये समझना है कि लिक्विडिटी या पैसा अवेलेबल है, लेकिन वो कमोडिटीज में जा रहा है। अब ये कहां तक जाता है, ये तो दुनिया की स्टेबिलिटी की सूरत हाल पे डिपेंड करता है कि आगे कहां जाता है। इसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। ये वॉलेटाइल रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो सूरत हाल है वो मेरे ख्याल से इस पे सट्टेबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये टेम्पररी फिनोमेना है। जो अगले 2-3 बरस में स्टेबिलिटी बढ़ती है ममालिक में, तो ये पैसा फिर वहां से निकल के इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट बिल्कुल एक मौसर हिकमत अमली के साथ जो है वो जरूरत है, ताकि मुआशी लिहाज से भी फ़ायदा उठाया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका हारून शरीफ, माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसको बैंक्स और प्राइवेट कंपनीज़ को इंगेज करने की ज़रूरत है, ताकि बेहतर से बेहतर मौका जो है वो पाकिस्तान हासिल कर सके। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।